हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर में आपको मेन टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने वो देख लो। आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर। ये सब पढ़ने के बाद आप कैपेसिटेंस स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्क डन ऑन अ चार्ज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क जब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कंसेप्ट है, तो वो रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? तो ये फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हो, सबसे मेन टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कब जनरेट होती है, जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर आप बोल सकते हो कंजर्वेटिव फील्ड है, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जाते हैं, डूइंग सम वर्क अगेंस्ट दैट फील्ड, ओके। तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। वो स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम किसी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई सर्टेन मास है, उसको एक पोजीशन से मतलब एक हाइट से कोई दूसरी हाइट पे लेके जाते थे। तब जो भी हमने वर्क किया था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या बनी थी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम वैसे स्प्रिंग वाली सिस्टम ले लो, तो जो स्प्रिंग फोर्स था उसके अगेंस्ट में हम वर्क करके किसी ब्लॉक को अपनी पोजीशन से कोई अनदर पोजीशन पे लेके जाते थे, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी। मतलब जब भी आप किसी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करो, तब वो वर्क है वो क्या बनता है, उससे रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। तो वर्क डन ऑन अ चार्ज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करना है तो सबसे पहले ये ध्यान में लो, कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कन्फिग्रेशन। कोई भी चार्ज का एक सिस्टम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो ध्यान में रखो। फर्स्ट, फॉर सिंप्लिसिटी, कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट दी ओरिजिन। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ये ओरिजिन पे है ऐसा मान लो, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और वो भी एक ही चार्ज की वजह से, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। अभी आगे देखते हैं। नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम अ पॉइंट आर टू अ पॉइंट पी against the repulsive force on it due to the charge कैपिटल Q। ये कैपिटल Q एंड स्मॉल q आप मान लो सेम नेचर के हैं, मतलब अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो स्मॉल q भी हमने कौन सा लिया है, पॉजिटिव टाइप। अगर कैपिटल Q नेगेटिव है तो हमने स्मॉल q लिया है नेगेटिव। अब कैपिटल Q की वजह से स्मॉल q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, उससे ऑपोजिट हम इधर लेके आते हैं उसको। मतलब R से स्टार्ट करके हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, P के पास स्मॉल q को। तब जो वर्क हो रहा है वो हमें काउंट करना है, ठीक है। इसलिए लिखा है, देखो फिर से पढ़ता हूँ। नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज स्मॉल q फ्रॉम अ पॉइंट R टू अ पॉइंट P अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू द चार्ज कैपिटल Q। With reference to figure, this will happen if q and small q are both positive or both negative. For definiteness, let us take capital Q and small q greater than 0। मतलब दोनों चार्ज को हम पॉजिटिव कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, मतलब वर्क डन भी दो तरह के होंगे। जैसे कि स्मॉल q के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, समझना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो ये डायरेक्शन में है,
मतलब ये हुआ F इलेक्ट्रिकल, बट हमें तो उससे ऑपोजिट लेके आना है, मतलब कोई ना कोई फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। वो हो गया एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि वो हम लगा रहे हैं ना, वो सिस्टम का नहीं है। अब ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। चलो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वजह से जो वर्क मिलेगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू ईच अदर है। बट अगर बोला जाए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो, तो वो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एफ नेट ज़ीरो है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल और एफ इलेक्ट्रिकल हम दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का लेने वाले हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी में। अब चेंज किस में होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी में कब चेंज नहीं होगा? जब उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। और स्पीड कब कांस्टेंट रहेगी? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। और एक्सेलरेशन कब ज़ीरो रहेगा? जब एफ नेट ज़ीरो रहेगा। मतलब हमारा टारगेट ये है कि स्मॉल क्यू के ऊपर कंटिन्यूसली टोटल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो अलग बात है, हम उतने ही अमाउंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो टोटल फोर्स हो गया ज़ीरो। टोटल फोर्स ज़ीरो मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, और एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डेल्टा के ज़ीरो रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। मतलब वर्क की वजह से ओनली आपको क्या मिलेगा? वर्क की वजह से आपको मिलेगा तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तभी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। क्लियर? तो आपका टारगेट क्या है वो ध्यान में रखो। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी है, मतलब स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब टोटल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। और टोटल फोर्स ज़ीरो तभी हो सकता है जब हम जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अब ये सारे कंसेप्ट अगर ध्यान में रखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन ऑन चार्ज, मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे दो वर्क हो रहे हैं, एक वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन मिलेगा आपको वो नेगेटिव मिलेगा क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू ईच अदर है। चलो क्लियर? इतना यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मान लो कि ये एक चार्ज नेगेटिव होता और एक चार्ज पॉजिटिव होता, तो सपोज अभी जो हम डिराइव करने वाले हैं वो पॉजिटिव के लिए है, बट मान लो कि ये चार्ज पॉजिटिव है बट ये चार्ज नेगेटिव है, तो क्या होता? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ये डायरेक्शन में लगता। अब हमें तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रखनी है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो रखना है, और टोटल फोर्स क्या रखना है? एफ नेट ज़ीरो। तो उसके लिए हम जो फोर्स लगाएंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये हो गया एफ एक्सटर्नल। अब हमें लेके आना है आर से लेके पी तक, मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तब हम बोलेंगे कि वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो पॉजिटिव मिलेगा, और वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स आपको मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि ये एफ एक्सटर्नल और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर? मतलब अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट नेचर के हुए तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव मिलेगा, और सिमिलर नेचर के मिले तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव मिलेगा। ओके, अभी हम फिर से वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। दोनों चार्ज को
पॉजिटिव कंसिडर किया था, तो ये चार्ज भी हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों फोर्स हम दिखा देते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये डायरेक्शन में है, और जो हम फोर्स लगा के आ रहे हैं एफ एक्सटर्नल, ये यहाँ पे है। ओके, और हम जो बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हम याद रख रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग अ चार्ज कैपिटल Q फ्रॉम स्मॉल q फ्रॉम कैपिटल R टू कैपिटल P इज गिवन बाय। अब ये वर्क डन कैसे हम फाइंड करेंगे वो, तो यहाँ पे देखो फोर्स कंटिन्यूसली वेरी होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये स्मॉल q चार्ज नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगा और फोर्स इंक्रीज़ होगा। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ हो रहा है तो टोटल फोर्स ज़ीरो रखने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स भी इंक्रीज़ होना ज़रूरी। मतलब कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो आप कैसे काउंट कर सकते हो, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के फॉर्मूला से। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम R टू P इज गिवन बाय इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, बट यहाँ पे F एक्सटर्नल आएगा, तो F एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर, और कहाँ से कहाँ तक, R से लेके P तक। अब मुझे पता है कि F एक्सटर्नल है वो ऑपोजिट टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो F E लिखना है मुझे, तब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है, R टू P, मतलब ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, तो लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। कौन सा, ये वाला। ओके, और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है और उसके अगेंस्ट में वर्क हुआ इसलिए नेगेटिव आया। तो दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अ पार्टिकल विथ चार्ज small q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference between points R and P. मतलब देखो हर एक पॉइंट के पास स्मॉल q चार्ज रखो, उसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है, बट पोटेंशियल एनर्जी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट है तो क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि जो वर्क डिफाइन होता है वो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उससे डिफाइन होता है। क्लियर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम ऑलवेज दो पॉइंट के बीच में किसी चार्ज को मूव करा के वर्क फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिस वर्क डन इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स R and P। thus potential energy difference delta U is given by U at point P minus U at point R, final potential energy minus initial potential energy। ओके, और इक्वल टू आप बोल सकते हो वर्क डन फ्रॉम R टू P, जो वर्क हुआ है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। ओके, देयरफॉर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एज, देखो ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन
बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग, बट कैसे समझो, विदाउट एक्सेलरेटिंग। क्यों? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी थी। ओके, फिर से पढ़ता हूँ। देयरफॉर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between 2 points as the work required to be done by an external force in moving charge small q from one point to another for electric field of any arbitrary charge configuration। और यहाँ पे याद रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मिल रहा है वो सिर्फ कैपिटल क्यू चार्ज का नहीं है। कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू चार्ज से जो बनी हुई सिस्टम है वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। ओके, चलो यहां तक क्लियर रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं। 2 important comments may be made at this stage। फर्स्ट, द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2.2। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो ये इक्वेशन है उसको नाम दिया है इक्वेशन 1, और यहाँ पे जो है वो इक्वेशन 2 है। 2.2 नाम दिया है, हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द चार्ज। मतलब यहाँ पे P पॉइंट एंड R पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके ऊपर ही डिपेंडेड है। मतलब यहाँ पे कौन से पाथ पे आप स्मॉल q को लेके आ रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे पॉइंट है R, यहाँ पे P है। अगर मैं स्मॉल q चार्ज को यहाँ से सीधा P के पास लेके आओ, ऐसे घुमा के P के पास लेके आओ, या ऐसे ऐसे P के पास लेके आओ, ये मेरे पास 3 पाथ है 1, 2 एंड 3। तीनों पाथ पे वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी आपको सेम मिलेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट 2 पोजीशन ही इम्पोर्टेंट है। कौन से पाथ पे आप किसी चार्ज को लेके आ रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है आपको, द राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द चार्ज। सेकेंड थिंग, इक्वेशन 2 defines potential energy difference in terms of the physically meaningful quantity work। ओके, क्या लिखा है? इक्वेशन 2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क। यहाँ पे याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कांस्टेंट। मतलब समझना कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लूँ डेल्टा यू इक्वल टू यू एट पी माइनस यू एट आर, तो यहाँ पे मैं अलग अलग कांस्टेंट ऐड कर सकता हूँ। यू पी है उसमें अगर मैं अल्फ़ा ऐड करूँ तो यू आर में भी अल्फ़ा ऐड कर सकता हूँ। मतलब समझो कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, यूपी में से यूपी प्लस अल्फ़ा में ले सकता हूँ, बट जो डिफरेंस रहेगा वो एज इट इज़ मिलेगा क्योंकि अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? मतलब 2 पोजीशन है, समझो अभी एक R एक P, दोनों का पोटेंशियल मैं सपोज R का लूँ 100 जूल और P का 180 जूल। चलो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मुझे मिलेगा 80 जूल। अगर मैं R की पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लूँ, मतलब मैंने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू ले ली -100, 100 रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा मुझे ऐड करना है। मतलब यहाँ पे 80 जूल बचेगा। चलो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, 80 जूल। यहाँ पे मैंने लिया -10 जूल, तो यहाँ पे मुझे लेना है 70 जूल। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ले लो 70 माइनस -10, तब भी मुझे आंसर क्या मिला,
80 जूल। अगर यहाँ पे मैं 200 जूल ले लूँ, मतलब मैंने 100 ऐड किए, तो यहाँ पे भी 180 में मुझे 100 ऐड करने मतलब 280 जूल। तो यहाँ पे ये केस के लिए भी मेरा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, 80 जूल। इसीलिए बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो आप किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ओके अपने आप चूज कर सकते हो, बट उसके रिलेटेड बाकी जितने भी पॉइंट्स है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको फिर डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता, कोई दो सर्टेन पॉइंट्स है उसके लिए। अभी फिर से स्टेटमेंट पढ़ो। इक्वेशन 2 डिफाइंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क। मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा, 80 जूल। यहाँ से यहाँ पे चार्ज लेके आओ, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चूज़ करो ओके, दोनों साइड वर्क डन सेम रहेगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। इसीलिए फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी कौन सी है, वर्क। और वर्क मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ना है हमें, सिर्फ पढ़ना है पोटेंशियल। ओके, अब पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है वो ध्यान से देखिए। कंसिडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कन्फिगरेशन, वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q in terms of the work done on the charge small q। अब यहाँ पे देखना, this work is obviously proportional to q, क्योंकि वर्क डन मतलब क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या रहेगा, q इंटू ई। अब ये q इंटू ई है तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q हुआ। ओके, इसलिए लिखा है दिस वर्क डन इज ऑब्वियसली proportional to small q since the force at any point is q into E, where E is the electric field at that point due to the given charge configuration. It is therefore convenient to divide the work done by the amount of charge small q so that the resulting quantity is independent of small q। मतलब हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंडेड हो, टेस्ट चार्ज पे नहीं। तो हमने क्या किया, जो वर्क डन मिल रहा है वो ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू तो था ही, तो हमने क्यू से डिवाइड कर दिया, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू मिलेगा, तो उसी को हम नाम दे देंगे पोटेंशियल। In other words, work done per unit test charge is characteristics of the electric field associated with the charge configuration. Okay, this leads to the idea of electrostatic potential V due to a given charge configuration। यहाँ से हम V डिफाइन करते हैं, मतलब V क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, अभी आगे देखते हैं। नॉट दैट इट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस इज फिजिकली सिग्निफिकेंट। पोटेंशियल है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे देखो, अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन by an external force in bringing a unit positive charge from R to P। अब इसका मतलब देखना, वर्क डन फ्रॉम R to P डिवाइड बाय
चार्ज रहेगा क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए है। इक्वल टू क्या रहता था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यूपी माइनस यू आर डिवाइड बाई क्यू, और वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीपी माइनस वी आर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो क्या बनेगा, जो दो पॉइंट है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये Vp एंड Vr क्या है, तो Vp एंड Vr आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एट P एंड R रिस्पेक्टिवली। ओके, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉट दैट इट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज फिजिकली सिग्निफिकेंट। जैसे हम बोल रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी वो सिग्निफिकेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। सेम वे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। अगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है समझो, उसको बोल दूँ मैं डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे पता है तो किसी भी चार्ज के लिए मुझे वर्क पता चल जाएगा, क्योंकि वर्क बनेगा अभी Q इंटू डेल्टा वी। यहाँ से Q इधर ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो वर्क मुझे मिल जाएगा इजीली अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो। मतलब हर एक टेस्ट चार्ज के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना है, ये सब हमें पोटेंशियल डिफरेंस से ही पता चल जाएगा। ओके, इफ़ वी चूज़ द पोटेंशियल टू बी ज़ीरो एट इन्फिनिटी, समझो हाँ, अभी हमें पोटेंशियल कंपेयर तो करनी ही है अलग अलग पोजीशन के लिए। तो एक आइडियल पोजीशन ले लेते हैं इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के लिए पोटेंशियल अगर मैं ज़ीरो ले लूँ तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये बन गया पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a point is equal to electrostatic potential V at that point। यहाँ पे भी आपको याद रखना है विदाउट एक्सेलरेटिंग, चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करना है, कांस्टेंट स्पीड वेरी लो स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे हमें उसको इन्फिनिटी से गिवन पोजीशन पे लेके आना है। तब तक जो वर्क करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क किया जाएगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। चलो क्लियर यहाँ तक? तो अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो चार्ज है कैपिटल Q वो हमारे लिए है पॉइंट चार्ज। अब ये कैपिटल Q की वजह से किसी एक पोजीशन P पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P पॉइंट के पास। अब P पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल r वेक्टर, क्योंकि कैपिटल Q चार्ज है वो हमने लिया है ओरिजिन O पे। ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन on a unit positive charge, work required to be done on a unit positive charge to bring it from infinity to given position, मतलब इनफाइनाइट से गिवन पोजीशन पे लेके आना है। तब तक जो वर्क कर रहे हैं वो उस पोजीशन के लिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमारा टारगेट क्या है, सिंपल है कि ये प्लस Q कूलम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो +1 कूलम है उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और वो रिपल्सिव फोर्स को अपोज करके एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हमें +1 कूलम को इनफाइनाइट पोजीशन से P पॉइंट पे लेके आना है। तब तक जो वर्क हुआ वो हम मान सकेंगे कि P पॉइंट के लिए वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि हमने चार्ज जो लिया था वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। क्लियर? तो मतलब हमें फाइंड करना है वो सिर्फ क्या है, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, उसको इनफाइनाइट से गिवन पोजीशन पे लेके आना है। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स चेंज होगा।
मतलब यहाँ पे भी हम वर्क कर रहे हैं वो वेरिएबल फोर्स की वजह से है। अब आप पाथ कोई भी चूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वर्क है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेड है, पाथ पे डिपेंडेड नहीं है। ओके, तो सपोज हम ये स्ट्रेट लाइन में लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से लेके गिवन पोजीशन P तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तब कोई एक इंटरमीडिएट पोजीशन है P डैश। हम वर्क फाइंड करेंगे सिर्फ इतना, P डैश पोजीशन से डेल्टा R जितना डिस्प्लेस कराने के लिए कितना वर्क कर सकते हैं। अब वो वर्क अगर हमें मिल गया तो फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशन P। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश on the path, the electrostatic force on a unit positive charge is, चलो फोर्स क्या मिलेगा हमें, तो Q1 मतलब कैपिटल Q, Q2 मतलब +1 कूलम और डिवाइड बाय R, बट हमने डिस्टेंस लिया है R डैश, तो R डैश स्क्वायर और साथ में R डैश का यूनिट वेक्टर आएगा। अगर मैं फोर्स लूँ विथ डायरेक्शन, क्लियर यहाँ तक? ये जो P पॉइंट है P डैश, उसकी पोजीशन हमने ली थी R डैश। ओके, तो ये मिल गया फोर्स। अब हमें क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम, कहाँ से, तो R डैश टू R डैश प्लस डेल्टा R डैश, वेक्टर के साथ दिखाओगे। तो हमें R डैश से लेके R डैश प्लस डेल्टा R डैश मतलब यहाँ तक आना है। यहाँ पे थे उसमें डेल्टा R डैश विथ डायरेक्शन, चाहे वो डेल्टा R डैश नेगेटिव है, समझना डेल्टा R डैश नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमने O से उस तरफ की जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया है। तो आप तो P डैश से वापस आ रहे हो ना, मतलब डेल्टा R डैश क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं R डैश प्लस डेल्टा R डैश, बट एक्चुअली वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ये R डैश पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर? मतलब डेल्टा R डैश जितना डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए वर्क डन क्या है का, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस KQ अपॉन R डैश स्क्वायर, ये फोर्स हो गया और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R डैश। अब याद रखना फोर्स यहाँ पे, सॉरी वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव ही है, वर्क डन है वो पॉजिटिव है। अगर डेल्टा W लू वर्क डन, ओके स्मॉल वर्क डन, तो ये पॉजिटिव ही है। समझो कैसे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, बट डेफिनेशन के हिसाब से वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस तरफ, वो हमारा हो गया फोर्स एक्सटर्नल। समझो ये फोर्स एक्सटर्नल है, उसकी वजह से हम वर्क कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, मतलब वर्क डन क्या होना चाहिए, कंपलसरी पॉजिटिव। अब ये वर्क डन पॉजिटिव रखना है, समझना, बट ये वैल्यू डेल्टा R डैश जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये क्या है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव होने की वजह से वर्क डन हमारा क्या आ सकता है, नेगेटिव, इसलिए एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आया ताकि वर्क डन हमें नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट होके पॉजिटिव मिले। अगर दूसरी तरीके से आप सोचो तो डेल्टा R डैश और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, समझना ये इलेक्ट्रिकल फोर्स
और डेल्टा आर डैश मतलब ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल बनेगा 180। तो एफ डॉट डेल्टा आर डैश जब करोगे वर्क डन इक्वल टू तब एंगल आएगा एफ डेल्टा आर डैश कॉस 180 और कॉस 180 इक्वल टू क्या होगा -1। तो उस हिसाब से भी सोच सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव आया। क्लियर? मतलब ये मैथमेटिकली भी राइट है और अगर लॉजिक लगाओ कि वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है, डेल्टा आर डैश नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा तो भी सही है। चलो यहाँ पे आप क्लियर कर लो कि हियर डेल्टा आर डैश इज नेगेटिव, हैंस डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव। ओके तो अगर ये डेल्टा आर डैश वेरी स्मॉल है तो ये बन जाएगा डिफ्रेंशिएटिव, मतलब डेल्टा आर डैश का बन गया डी आर। ओके तो आप लिख सकते हो टोटल वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल is obtained by integrating इक्वेशन 1, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम आर डैश इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर डैश इक्वल टू आर। ओके क्योंकि हमें इन्फिनिटी से स्टार्ट करा के पी पॉइंट पे लेके आना था। अब ओरिजिन ओ से डिस्टेंस सोचो तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस तो इन्फिनिटी है, बट पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है आर। तो इन्फिनिट से गिवन पोजीशन आर तक हमें इंटीग्रेट करना है। इस हिसाब से मुझे डब्ल्यू क्या मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू डिवाइड बाई आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर, और साथ में नेगेटिव भी था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पोजीशन आर। कॉमन क्या निकल सकता है, के क्यू कॉमन, नेगेटिव तो था ही, 1/r डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश, ये बनेगा मेरा -1/r डैश इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity हो गया 0। तो मुझे पोटेंशियल मिला V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिला R, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, और जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। क्लियर? तो देखो मैंने कुछ ऐसा ही डायग्राम यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। ओके तो ब्लू लाइनिंग में जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो पोटेंशियल का है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और जो रेड लाइनिंग में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो जब r इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी, इसलिए ये ग्राफ दोनों है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके और सेम ऐसा ही ग्राफ आपको NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं फिर से करूँगा कि जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ते जाए आप अपनी नोट्स बनाते जाओ। यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक के लिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो आप ये कॉपी करके रखो, हो सके तो रिटन प्रैक्टिस भी कर लो। ओके थैंक यू।